नमस्कार, बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी लहर के बूते बड़ी जीत हासिल कर चुकी बीजेपी झारखंड में भी मोदी लहर के भरोसे है। मोदी के नाम पर झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते नहीं थक रही बीजेपी। इन दावों को दमदार बनाने के लिए शुक्रवार को मोदी झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पलामू और लातेहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर मोदी लहर झारखंड में भी चलेगी? क्या आदिवासियों पर मोदी लहर का असर होगा? जेएमएम के गढ़ में मोदी सेंध लगा पाएंगे? इन तमाम सवालों पर आज बड़ी बहस। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों राज्यों की जमीन बीजेपी ने नाप ली। हरियाणा में 4 सीट से बीजेपी कुर्सी तक पहुंच गई, जबकि महाराष्ट्र में पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड में भी चलेगा? हरियाणा और महाराष्ट्र की कामयाबी के बाद बीजेपी बुलंद हौसले के साथ झारखंड में उतर चुकी है। बीजेपी का दावा यहां भी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत का है, लेकिन मैदान में उतरने की बारी आए तो बीजेपी आजसू से हाथ मिलाकर उतरी। फिर भी मोदी लहर के बूते बीजेपी को उम्मीद है कि बहुमत अकेले दम पर हासिल कर लेगी। बीजेपी को लगता है कि मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं, तो क्यों ना उनके नाम को चुनाव में भुनाया जाए। मोदी लहर के बूते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें मिली थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीट पर कामयाबी मिली। बीजेपी को विधानसभा की 81 में 52 सीटों पर बढ़त मिली थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को जहां 12 सीटें मिली थी, वहीं 40.10% वोट मिले थे। कांग्रेस को 13.30%, जेएमएम को 9.30% और जेवीएम को 12.10% वोट मिले थे। जाहिर है, अगर लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी बरकरार रही तो झारखंड में अपनी ताकत पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली हुई थी। दोनों राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया। झारखंड में शुक्रवार को मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में मोदी का आगाज किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ रांची स्टूडियो से 2 मेहमान मौजूद हैं। जयशंकर चौधरी हैं आजसू नेता, शमशेर आलम हैं कांग्रेस नेता। सबसे पहले जयशंकर जी, आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगा। बीजेपी के सहयोगी हैं आप इस बार, जरूर मोदी के भरोसे आप भी होंगे? जयशंकर जी, हेलो जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए जी। मेरा सवाल है कि मोदी शुक्रवार को दौरे पर आ रहे हैं पलामू और लातेहार में। आप भी बीजेपी के सहयोगी हैं, जाहिर तौर पर मोदी लहर पर आपको भी इस बार भरोसा होगा। कितना भरोसा है? ये लहर पर कोई भरोसा का मामला नहीं है। आजसू आप जान रहे होंगे कि आजसू यहाँ बहुत संघर्षशील पार्टी रही है। ये विगत 2-3 साल से जो संघर्षों का ये रहा है सिलसिला, वो आजसू सबसे ज़्यादा झारखंड में संघर्ष किया है। और आजसू ने इस चुनाव से पहले 2 महीना पहले अपना विजन डॉक्यूमेंट्स पेश किया था, जिसको कि बीजेपी को भी वो विजन डॉक्यूमेंट्स उसको भी बीजेपी को भी जच रहा था। साथ साथ में आप मोदी जी का जो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी के भरोसे हम पार करने के लिए मोदी जी के साथ आए हैं, तो हमको लगता है कि उसका फायदा तो हमको होगा, इसमें 2 मत नहीं है जी। क्योंकि पूरे देश में जब एक धारा बह रही है और उस धारा के साथ साथ हमारा संघर्ष जब जुड़ रहा है, तो हमको लग रहा है कि उस संघर्ष का एक धार और तेज होगा और झारखंड की जनता जो अस्थाई सरकार और एक मजबूत सरकार की ओर लोगों का ध्यान है, क्योंकि यहाँ का विकास अवरुद्ध है।
बहुत सारे कारणों नहीं से। नहीं, क्या कारणों जो में एक कारण ये असर भी की है बात कि हो रही है, यहाँ पर आप कोई ठीक है, मजबूत आप अपना सरकार नहीं अभी बन नाम लेना चाह रहे हैं, सुदेश महतो भी जरूर आपके लिए चेहरा है और उनका नाम लिए बगैर आप मोदी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक जो चेहरे की बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि मोदी का नाम हम बुलाएंगे और मोदी के नाम पर ही बहुमत हम हासिल कर लेंगे, तो वो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, क्या आप देख पा रहे हैं कि यही स्थिति झारखंड में भी है, या फिर यहाँ पर आप जैसे आदिवासी वर्ग में बहुत ज़्यादा लोकल फैक्टर असर करता है, एक नाम असर नहीं करता है, तो क्या वो परिस्थितियां यहाँ पर काम नहीं आएंगी मोदी लहर को लेकर? टोटल में यहाँ पर विकास का नारा और विकास का मुद्दा जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इस बार देखिए झारखंड में कुछ परिस्थिति विपरीत, दूसरी परिस्थिति है। अन्य चुनाव से ये थोड़ा सा भिन्न है। अन्य चुनाव से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम विपरीत है, मैं कह रहा हूं कि अन्य चुनाव से थोड़ा सा भिन्न है। मोदी का चूंकि पूरी दुनिया में मोदी के नाम से एक लहर चला है और उसका असर यहाँ के लोगों पर भी है, लेकिन साथ साथ में विकास का जो नारा है, डेवलपमेंट का एक एजेंडा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस एजेंडा में हम भी फिट होते हैं, हम भी उनके साथ बहुत फिट होते हैं, इसलिए लोग मुझे भी पसंद करेंगे, ये मेरा मानना है। आप बार बार इस बात की चर्चा जरूर करना चाह रहे हैं कि मोदी ही नहीं सुदेश महतो भी हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। शमशेर आलम साहब, कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा कोशिश ज़रूर की जाएगी मौजूदगी दर्ज कराने की, लेकिन हाल में जो तमाम नाकामियाँ आपको हासिल हुई है और तमाम जो नाकामियाँ आपको मिली हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, लोकसभा चुनाव हो, मोदी लहर के मुकाबले ही मिली है, क्या इस मोदी लहर को झारखंड में आप रोक पाएंगे? हालांकि आप गठबंधन में थे, लेकिन अब वो गठबंधन भी नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की चुनाव और हरियाणा के चुनाव से भिन्न चुनाव होगा हमारा झारखंड का चुनाव। चूँकि जिस मोदी लहर की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी नैया पार करना चाह रही है, हमको लगता है कि उसमें उनका ये जो भ्रम है वो तार तार होगा इस झारखंड विधानसभा चुनाव में। सबसे पहला कारण ये कि जो हमारा झारखंड का जो बनावट है, भौगोलिक बनावट जो है जी, हमारे परमंडलीय वाइज हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी संस्कृति बदल जाती है और नेता बदल जाता है, ये भी रहा है, जिसका नतीजा है कि आपको बहुत कम प्रदेशों में ऐसा मिलेगा कि जहां पर क्षेत्रीय दल के रूप में कई ऐसे छोटे छोटे दल है, व्यक्तिगत दल है और व्यक्तिगत दल लाख ये होने के बावजूद वो चुनाव जीत कर आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहना, और मैं बार बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कि आप सिर्फ मोदी का साथ दे, मोदी को देखे, नहीं, आप कैसे रोक पाएंगे? मेरा सवाल है कि आप क्या कर पाएंगे? महाराष्ट्र और हरियाणा में आप तो रोक नहीं पाए, यहाँ पर कैसे रोक लेंगे? ठीक है, अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को आप अपने हिसाब से कैसे ढाल पाएंगे? यहाँ पर भी ऐसा है, नहीं, हम वही बता रहे हैं कि अभी प्रथम चरण का चुनाव हमारा होने जा रहा है और उसमें आप देखेंगे, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि वहां पर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, वहां यूपीए का प्रदर्शन होगा, चाहे राजद के लोग हो, चाहे जदयू का हो हमारा, चाहे हमारा कांग्रेस पार्टी का हो, वहां पर यह संभव है पूरे पलामू प्रमंडल से लेकर के और गुमला लोहरदगा का मामला कि शायद भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल सके। ये हम नहीं, आप खुद, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप खुद अपने माध्यम से पता कर ले कि वहाँ हमारी क्या स्थिति है। उसी तरह जो हमारा चरण वाइज जो हमारा चुनाव है, हम यहाँ से लेकर के और लेकिन यही दावा शमशेर साहब, यही दावा आप महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कर रहे थे, लेकिन वहां मोदी पहुंचे और तमाम जो आपके गढ़ थे, जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर हमारी पकड़ है, सारी पकड़ ढीली हो गई। नहीं, देखिए, सारी पकड़ ढीली पड़ गई। मैं बताया ना कि वो दो चुनाव जो हुए हैं उनसे ये भिन्न चुनाव है और भिन्न भौगोलिक स्थिति है हर चीज का। जहां तक बात है नरेंद्र मोदी जी का, हम ये नहीं कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो लालू यादव की शक्ति हो, चाहे वो नीतीश कुमार की शक्ति हो, चाहे हमारी शक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की शक्ति हो, हम लोग
ये बताने में कामयाब हो रहे हैं इस राज्य की जनता को, इस राज्य के वोटर को, कि जिस तरह से आपको सपना दिखाया गया और जिस तरह से झूठे वादों के तहत माननीय मोदी जी के नाम पर तो पूरे लोकसभा भारत का चुनाव वोट में कलेक्ट ये किया गया, आप कामयाब उससे क्यों आप नहीं हो परहेज पाए करें। बताने में? लोकसभा चुनाव में आप कहीं नहीं रहे, सीधे सीधे बीजेपी को 12 सीट, अगर झारखंड अलग परिस्थिति में है, मोदी लहर का असर नहीं होगा यहाँ पर, तो मोदी लहर के बूते ही तो यहाँ झारखंड में 12 सीट हासिल कर चुकी है बीजेपी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया और उस परिणाम के बाद अभी जो चुनाव हो रहे हैं, भाई साहब, इसमें बहुत भिन्नता नजर आएगी। चूंकि उस वक्त भरम जाल जिस तरह से भारत की जनता को दिखाया गया, और हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए के गठबंधन के लोग हो, हम लोग इस भरम जाल को नहीं समझ सके। और अब हम लोग भी समझे हैं और हम लोग जनता को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के नौजवानों को प्रयास कर रहे हैं। 15 लाख का सपना जो हमारा वोटर देख रहा है, उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सपना देखना बंद कीजिए। ये समझाने का प्रयास आप सामूहिक तौर पर भी कर सकते थे तो ज्यादा असर होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो साझा कर ही रहे हैं। लालू जी भी कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। गुरुजी अलग हो गए, थोड़ा सा मनमुटाव मान लिया चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जी, गुरुजी को वही बता रहा हूँ, वो भी हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। तो ये सवाल है कि जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो नीतियाँ हैं, वो अगर हमारे सब लोगों के एक है, तो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हमको कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र से भिन्न यहाँ का चुनाव होगा और यहाँ के भिन्न परिणाम भी होंगे। लेकिन भिन्न परिणाम होंगे, इस बात की कोई ठोस वजह आप नहीं गिना पा रहे हैं। आप ठीक है, जो तमाम बातें कही जाती रही हैं पहले से, वही बात आप भी कह रहे हैं। कांग्रेस के पास मोदी लहर को रोकने का कोई ठोस प्लान आपके पास है क्या? अगर मोदी आ रहे हैं, मोदी अगर कुछ कहेंगे, तो उस बयान की काट आपके पास है क्या? और ये काट क्या है? क्या सिर्फ बातों में है, या फिर आप अब तक 14 साल में आपकी क्या उपलब्धि रही है, आपने क्या किया है, वो भी तो जनता पूछेगी आपसे। देखिए, जनता पूछेगी। जनता के अदालत में हम लोग हमेशा खड़े उतरे हैं और अभी भी खड़े हैं। हम सत्ता के लिए कभी जनता के साथ झूठ नहीं बोला, जनता के साथ फ्रेम नहीं किया, जनता को नए वादों के माया जाल में नहीं फंसाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता जानती है, झारखंड की जनता, कि आज इस राज्य में अगर राज्य की बदहाली है, राज्य की दुर्दशा है, तो उसके लिए सीधे तौर पर वो पार्टियां जिम्मेवार है जिन्होंने बहुत दिनों तक हुकूमत किया। ठीक है, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं। आजसू को लेकर जरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आप जरूर मोदी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मोदी का नाम सुदेश महतो के साथ जोड़ते हुए ले रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि सुदेश महतो की अगुवाई में अगर आजसू लड़ रही है, तो वो भी कम से कम समझ रही है कि मोदी का नाम लेंगे या मोदी के पीछे पीछे ज्यादा जाएंगे तो अपना अस्तित्व हम खो बैठेंगे, अपने वजूद की लड़ाई आप भले ही सहयोगी हैं, लेकिन बीजेपी से लड़ रहे हैं मोदी के नाम पर? जी, मैं चंद्र प्रकाश जी नहीं हूं, मैं जयशंकर चौधरी हूं। जी, माफी चाहूंगा जयशंकर जी। ये सॉरी। और उसमें जो चीज आप बार बार बोल रहे हैं कि आप मोदी के पीछे पीछे चलेंगे, ये कि मोदी का नाम लेकर के पार होंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि आज झारखंड में अस्थायित्व का सवाल, विकास का सवाल इतना मजबूत है, इतना प्रबल है, और हमारे सामने कोई विरोधी नहीं। आज देखेंगे कि भाजपा आजसू के गठबंधन के सामने कोई विरोधी नहीं है। ये तो है ही, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का एक प्रभाव पूरी दुनिया में जो आज के दिन में आ रहा है और उसका झारखंड में असर पड़ना है। साथ साथ जो पार्टियां यहां पर हैं, उनकी अकर्मण्यता जो है वो हमारा सबसे प्लस पॉइंट। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि भ्रमजाल एक तरह से फैलाया गया, उस भ्रमजाल को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स के बीच जाकर, और इसलिए परिणाम अलग होंगे। यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अकर्मण्यता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अभी तक पार्टियों का आप देखेंगे कि हम जो है चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी तक पार्टियों का एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है, दूसरी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का। और झारखंड में जो यहाँ की जनता के पास, यहाँ के लोगों के पास जो अपीलिंग का सवाल होता है,
वो अभी विपक्षी पार्टी साथ साथ यहां पर एक जो सवाल आ रहा है, एक सवाल एक बहुत बड़ी आबादी को मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास हो रहा है। वो उनको मुख्य धारा से अलग करके और विकास के जो यहां पर जो उपलब्धियां होंगी उनसे महरूम करने का सवाल खड़ा हो रहा है। मैं तो आजसू के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्ट बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो आजसू के माध्यम से उन लोगों को मैं चाहूंगा कि इस मुख्य धारा से जोड़कर झारखंड के विकास में शामिल करें, चूंकि आज के दिन में उनको एक बहुत बड़ी आबादी को यह कहकर कि बीजेपी के खिलाफ में है, यह कहकर कि बीजेपी के अगेंस्ट में इनका ठीक है मत रहता है, इनको मुख्य धारा विकास की मुख्य धारा से अलग रखना सही नहीं होगा। चलिए ठीक है, इन सब के बीच दूसरे पहलू पर आते हैं जो एक ताजा मसला है कि मोदी कल आ रहे हैं, झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो उस दिन के लिए सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया है कि तमाम जो बाकी राजनीतिक दलों का कार्यक्रम है वो फिलहाल रोक दिया गया है, हेलीकॉप्टर से प्रचार नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने ऐतराज भी जाहिर किया है। शमशेर साहब, इसमें आपको ऐतराज है क्या? बताइए इसमें कैसे, ये इस लोकतंत्र में आप ही सवाल करते हो कि इस लोकतंत्र में एक गरीब से लेकर के अमीर को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो अगर मान लिया जाए कि ये तुगलकी फरमान कि आप पर पहले भी ऐसे कई सवाल होते हैं, हम लोग की भी सरकारें रही हैं, हमारे कई प्रधानमंत्री रहे हैं, चुनाव प्रचार में बेझिझक हेलीकॉप्टर हो हेलीकॉप्टर, रोड शो, किसी रोड में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उसी शहर में दूसरे मैदान में मैंने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी आए हैं और गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपके नियत की बात है, आप लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र की खुद हत्या में लगे हुए हैं। और बहुत ऐसे अभी कई उदाहरण आपके सामने आएंगे, धीरे धीरे देखिए। सुरक्षा का हवाला दिया गया है जो आप सूचना बता रहे हैं, पहले क्या प्रधानमंत्री असुरक्षित होते थे? जो भी प्रधानमंत्री आते थे, कभी आपने सुना जो इन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो सुरक्षा प्रदान किया गया है, वही हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री को भी था। जितना खतरा नरेंद्र मोदी जी को है, उससे बहुत ज्यादा खतरा हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जी लोगों को रहा है। लेकिन इस तरह का डिक्टेटरशिप, जिसको कहिए डिक्टेटरशिप, जयशंकर जी, ये क्या डिक्टेटरशिप है? कि ये जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ये हिटलर के अनुयायी है और ये हिटलर बात करना चाहते हैं इस मुल्क में। जी, ये डिक्टेटरशिप है। नहीं, देखिए, इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये कहां से तय होता है और कौन लोग तय करते हैं, ये तो बिल्कुल सरकार का सवाल है, सरकार का जो है डिसीजन है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन पार्टी कहां प्रचार कर रही है, कौन पार्टी कहां जा रही है। इस पर रोक लगाने का नहीं लगाने का जो तय करने वाले लोग हैं, वो उनको समझना है। नहीं, रोक लगाना सही है क्या? जो शमशेर साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा के बहाने कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप जो शब्द का यूज किया है, क्या ऐसा है क्या? ये हमको लगता है ये बात नहीं है, ये डिक्टेटरशिप का मामला नहीं है। ये जरूर कुछ न कुछ रिपोर्ट यहां से गए होंगे, कुछ न कुछ बातें होंगी जिसके चलते ये किया गया है। ठीक है। और ये यदि नहीं होता तो और अच्छा होता। मेरा तो कहना है कि ये चीजें नहीं हो तो बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल के प्रचार में जाए, जनता के सामने सब लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप सभी का करना चाहेंगे, आप दोनों का आए, इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा इस बात का कि मोदी आते हैं तो क्या बोलते हैं, क्योंकि झारखंड के मुद्दे भी अलग हैं, 14 सालों की राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग हैं, उन परिस्थितियों में बीजेपी भी सहभागी रही है, तो बीजेपी को लेकर भी वो क्या बोलते हैं, इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम बड़ी बहस में, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी बहस में हम आपको मिलवाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय से, दिखाएंगे हमारे संपादक श्री पूजन झा से खास बातचीत।
नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान सुबोध कांत सहाय जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी पुरवैया में। सुबोध कांत सहाय खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कांग्रेस अब परिचय की मोहताज हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस 150 पर 125 साल पुरानी पार्टी है, तो मोहताज तो नहीं है। आज जो आकलन करने का दायरा हो गया है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के पहले राजीव जी जब जीते थे तो 425 सीट पार्लियामेंट का जीते थे, जो शायद इतिहास रहेगा, दूसरा किसी को यह नसीब नहीं होगा। मुझे लगता है कि इतना काम हमने किया, लेकिन हमने जीरो नहीं बल्कि के माइनस पॉलिटिक्स किया, तो उसका हमें पॉलिटिक्स से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? पॉलिटिक्स यानी पब्लिसिटी, जिस तरीके से किया गया, जो आज का इंडिया शाइनिंग कैंपेन जिस तरीके से किया गया, वो शाइनिंग कैंपेन से लेकर के आज तो डमरू और बांसुरी बजाने तक का कैंपेन चल रहा है, और ये मार्केटिंग मोड है में हो गया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ से इनका कैंपेन ब्लिच है भाजपा का। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इलेक्ट्रेट में, मासेस में ये मैसेज दिया कि कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है, एंटी करप्शन के खिलाफ वोट करना है? जो एंटी करप्शन के खिलाफ अगर कहा जाए तो इनका मंत्रिमंडल उठा के देख जाइए, लेकिन जो मल्टीनेशनल कैरेक्टर का जो मार्केटिंग मोड है, इस पे राजनीति आज तक हम लोगों ने नहीं किया। आप क्यों पिछड़ गए? आप भी कर हम करना भी नहीं चाहते। राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है। हम गांधी के देश के लोग हैं, तो ये मल्टीनेशनल के पॉलिटिक्स को हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। आज कैरेक्टर देख लीजिए जी। मुझे याद है आज से कुछ वक्त पहले सोनिया जी ने एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उन्होंने खासतौर से ये कहा था तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम कद्दावर नेताओं से कि आप जनता के पास जाएं, जनता को बताएं कि कांग्रेस ने क्या अच्छा किया है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का लीडरशिप इसमें फेल किया? जनता को यह नहीं बता पाया कि कितने बढ़िया काम हुए, और जनता को मैसेज गया तो 2G घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, तमाम चीजें, ये सारी बातें कि इतना झूठ बोल करके जो गॉवेल्स का थ्योरी था, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग उसमें 100% विश्वास और कार्यान्वयन करने वाले हैं। आज अभी अरुण जेटली ने सीएजी को जो है चेतावनी दिया कि आप अपने लिमिटेशन में रहिए, और यही सीएजी का रिपोर्ट जो परसेप्शन बना करके दिया गया, 1 रुपए का कोयला आज तक नहीं निकला, और कितना लाख करोड़ का कह दिया गया कि इसमें घोटाला हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कई जितनी बातें कही गई को रद्द किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कोई बातें जब पब्लिक डोमेन में आती है, सही हो या गलत हो तो सामने आएगा, बाद में वो तो संज्ञान लेगी, बाद में आएगा, लेकिन उस पर जांच कराई गई, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में ये कैंपेन मोड में पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। लोगों के मन में ये हुआ, वो आज वो विनोद राय जो सीएजी था, उसका असली चेहरा सामने आया है कि वह जो मोर लाइक ए कैंपेनर ऑफ भाजपा। लेकिन क्यों अरुण जेटली ने अभी के सीएजी को चेतावनी दिया कि आप अपने लिमिटेशन में रहिए? ये मापदंड बदल गया। तो थोड़ा सा विषय को बदलना भी चाहूंगा सुबोध जी, वक्त की थोड़ी कमी होती है हमारे पास। हमने देखा था किस तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बार बार इस बात पर जोर दिया गया, मोदी जी के भाषणों में देखा गया कि काला धन वापस लाएंगे। बहुत आपने सही कहा, 100 दिन के अंदर लाएंगे, और 15 लाख हर देशवासियों को दिया जाएगा। हिसाब भी अपना उन्होंने कर लिया था। आज उनकी भाषा क्यों बदल गई? कहाँ गया वो काला धन का इशू? आज सारे लोग इनके राज बनने के बाद जो है वो पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करके वहां से जो है साइफन कर रहे हैं। तो ये कौन लोग? ये जिनका पैसा रहा होगा, जिनका, देखिए हम लोगों ने कम से कम 100 देशों से जो है एग्रीमेंट किया था कि आप इंफॉर्मेशन देंगे अगर कोई आपके कंट्री में इंडियन पैसा जमा करता है, तो हम उस दिशा में सब चल रहे थे। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिली थी क्या उस वक्त? जो चीजें मिली थी वो है, कोर्ट के सामने है। पब्लिक डोमेन में उसको लाने की कोई पब्लिक डोमेन में लाने का हम उस देश के कानून को हम डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना। उसमें कुछ ऐसा था जिसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप समझाना चाहेंगे कि उस देश का कानून की वजह से कांग्रेस पब्लिक डोमेन में उन तमाम लोगों का लिस्ट जारी नहीं कर सकती थी जिनका काला धन जमा है। ये कहाँ कर रहे थे?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 2-4-10 लोगों का नाम इन्होंने बताया। ये सरकार कहाँ कर रहे थे? और उस पर चेतावनी दिया उस देश ने कि साहब आप हमारे साथ जो एग्रीमेंट किए हो उसको अगर नहीं करते हो तो हम कोई आपको जानकारी नहीं देंगे। सुबोध जी, हम ये भी समझना चाहते हैं, अब अगर कोई दूसरी सरकार या किसी देश की दूसरी सरकार एग्रीमेंट का हवाला देते हुए ये कहती है कि अगर आप इनके नामों को सार्वजनिक करते हो तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या ये अपने आप में पर्याप्त बाध्यता हो सकती है भारत सरकार के लिए उनके नाम को उजागर करने के लिए? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ जहाँ से आपने शुरू किया था कि जो जानते हुए समझते हुए इसको इतना बड़ा इशू बना के लोगों के मन में गलत फहमी पैदा करके उसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले लिया, आज इनको समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और बैंकिंग का क्या होता है सिस्टम, पहले नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इंटरनेशनल लॉ के आगे कहीं ना कहीं भारत बौना है? जी नहीं, भारत बौना नहीं, हर भारतीय नागरिक चाहता है कि काला धन वापस आए। इतना भी जब भी हुआ तो प्रणब मुखर्जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने यूएस के साथ, इन सारे लोगों के साथ, जब इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में, तब वो लोग एग्री किए कि ब्लैक मनी जो विभिन्न कंट्रियों में है उसको निकाला जाए। जब उनके ऊपर समस्या आई तब तो यूटिलाइज किया इंडिया ने उस सारे सिचुएशन का फायदा उठा करके, नहीं तो कोई कंट्री के साथ आज तक क्यों नहीं हुआ था एग्रीमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें जो ब्लैक मनी है ज्यादा नेताओं का होगा या दूसरे लोगों का होगा? ये तो जो बांट रहे थे 15-15 लाख, उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने भी एक लिस्ट बनाई थी। पता नहीं कांग्रेस ने लिस्ट क्या बनाई, जो सामने होगा। हम लोगों ने इसमें जो कार्रवाई किया था उसको कहा कि हमने इतना तक कार्रवाई किया है जहां हमको रोक है, लेकिन इसको इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के, मैं तो बता रहा हूं कि कोल का सवाल, 2G का सवाल, आज एफडीआई देखिए, एफडीआई के नाम पे आज पूरा देश बेच दिया। अभी गए ये और कह दिया कि 100% रेलवे में हम आपको एफडीआई अलाउ करते हैं। रेलवे जो है वो लाइफलाइन है इस देश का, गरीबों का जी। आप उसमें विदेशी कंपनियों को ला के आप 100% दे रहे हैं तो यहाँ कोई वो झाल बजाने के लिए तो आएगा नहीं, पैसा कमाने के लिए आएगा। रुपए गरीब भी चलता है उसी रेल में, उसी में चलता है। दूसरा कोई हम उसको पार्ट ऑफ वेलफेयर, हमारा कंसेप्ट है, ये वेलफेयर कंट्री है, इसको टोटल कैपिटलिस्ट कंट्री में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो बेईमानी चेहरा जो उतर करके सामने आया है मोदी का, और उसके चलते एक लोगों के दिल में भ्रम पड़ा हुआ कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा कि निगेटिव। राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं दूर दराज के इलाके, नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहे हैं भारत की। कब तक नब्ज पहचानेंगे? कब तक कांग्रेस, सही कब वर्ड तक का, कांग्रेस? सही शब्द का आपने कहा है, ये रणनीति हो सकती है। सेकुलरिज्म जो है, कांग्रेस आज तक ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है, 125 साल पुरानी पार्टी है। हम बहुत सारे रंगों को देखा है पॉलिटिकल का, ये अनुभव मेरा व्यक्तिगत भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब आज ये बेसिक इशू है कि ये गांधीवादी परंपरा का देश रहेगा या अतिवादी परंपरा का देश रहेगा, इसमें कांग्रेस विक्टिम हो रही है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन देश को अतिवादिता के हाथ में जाने से रोकने के लिए जो फोर्सेस हैं छोटे बड़े, लेकिन आपके ओपोनेंट्स, खासतौर से भाजपा, ये भी कहती है कि आखिर मोदी जब आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो कौन सा दंगा हो गया देश में? आपको मैंने रिकॉर्ड दंगा हुआ है, रिकॉर्ड दंगा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश, और ये देख लीजिए जहां वो तो उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले के काल में, जी नहीं, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जिम्मेदार थे। पहले के काल में नहीं, बल्कि ये लगातार चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दंगा मैंने भी कवर किया था, जो ज्वाली नहर पे जो घटना हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरह से धू करके जला था, हमने भी देखा था, उसमें राजनीति में किस किस ने घी डाला था। इसीलिए बहुत सारी पार्टियां उसके पीछे जिम्मेदार थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला। फिर हमने देखा लव जिहाद जैसे शब्द भी जो है ये क्वाइन किए गए जबरदस्त तरीके से। अलग बात है कि उपचुनाव में उसका फायदा भाजपा को ना मिला हो, लेकिन हम देख रहे हैं अभी फिलहाल जो स्थिति उभर रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, नई जगह भाजपा अपने पांव पसारते चली जा रही है, कांग्रेस लुप्त प्राय सा होता जा रहा है। देखिए, जो लुभाने का जो सफलता मिला है नरेंद्र मोदी जी को, उसका असर कुछ दिन तो रहेगा, और उसी में वो
उनके लिए थोड़ा समय साथ दिया है कि उनके चुनाव के बाद ये महाराष्ट्र और हरियाणा के लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। यानी कि आप मान रहे हैं कि वो वेव चला, उस वेव के तहत ही महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव भी उसका बेनिफिट उनको मिला है, लेकिन जहां उनका एक औकात था वो पहुंच गए महाराष्ट्र में। आपको लग रहा है कि वो लिमिट अब हो गया, इससे आगे नहीं हाँ, उनके आगे। और झारखंड में आने दी ना, झारखंड में यहाँ पर के पहाड़ों से टकरा के उन्हीं के चेहरे पे चला जाएगा। हम ये भी समीक्षा करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मोदी जी का जो अब तक का कार्यकाल है, आप उसका आकलन कैसे करना चाहते हैं? आप कितने अंक देंगे मोदी जी को? मोदी जी के कार्यकाल बहुत कम पीरियड के लिए उन्होंने गवर्न किया है देश। नहीं, अभी गवर्न जो भी किया है, लेकिन 100 डेज का उन्होंने बहुत, चाहे वो माँ गंगा मैया का सफाई का कार्यक्रम नौटंकी रहा, चाहिए सफाई का काम चल रहा है, विदेशों के साथ जो रिश्ते हों, विदेशों के साथ रिश्ते वाले जो है, वो लगता है कि जो नया आदमी को वीसा मिला हो तो उस हिसाब से, क्योंकि वीसा तो इनको मिला नहीं था, ये देश के प्रधानमंत्री को वीसा मिला। ये भी एक देश की आज़ादी का में कि मुख्यमंत्री तक को तो वीसा नहीं मिला, और प्रधानमंत्री से डिप्लोमेटिक रिश्ता देश करता है, तो जितना वीसा मिला है तो नया आदमी से पूरा दुनिया घूम लेगा। लगता है कि जितना देश में नहीं रहे उससे ज्यादा विदेश में। दूसरे शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बौरा गए, नया आदमी बौराइले जाता है। लेकिन सुबोध जी, समझना ये बहुत जरूरी है, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं भारत का कल खास तौर से पूरी दुनिया में कायम किया है नरेंद्र मोदी ने? कम से कम इतना तो क्रेडिट दे सकते हैं। देखिए, लेकिन भारत 125 करोड़ का देश है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, दुनिया के जिनके साथ ये रिश्ता बना रहे हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं, जितने भी हैं। आपको डिसाइड करना है कि ये देश को उनके हाथ में बेच देना है या ये देश को, यहाँ के देशवासियों को भला करना। आपको लगता है चीन को करारा जवाब दिया? चीन तो मजाक किया। चीन को इन्होंने कहा था चीन जाइए तो आंख लाल करके जाइए, लेकिन जो अतिक्रमण चीन ने किया था, चीन ने जो आक्रमण किया और मोदी जी गोदी में लेके थे तो उनको क्या उसमें पिलिया हो गया था आंख में। उनका ये भाषण था चुनाव के पहले कि चीन जा रहा तो आंख लाल करके। ISIS के कब्जे में 45 नर्सें थी, महज कुछ दिनों के अंदर जो है हमारी सरकार ने उन्हें छुड़वा लिया। उनकी हमारी सरकार ने नहीं छोड़ा, काबिल तारीफ नहीं लगता? नहीं, आपकी वो उन लोगों ने छोड़ा जो उन्होंने इराक में, जब वो इराक में घटना हो रही थी तो ये बांग्लादेश में घूम रही थी। कि डिप्लोमेसी का नतीजा आप नहीं मानते हैं? डिप्लोमेसी नहीं है ये पूरी तरह से जो आज दुनिया, देखिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा दुनिया का बाजार है। हमारा जो बी ग्रेड सिटी या हमारा जो गांव में जो आज बाइंग कैपेसिटी बढ़ा है, खरीदारी का ताकत बढ़ा है, उसमें आप देखिए जब हम लोग थे तो 1 साइकिल 2 साइकिल गांव में होता था, आज ट्रैक्टर और गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल तो छोड़ दिए। तो ये जो बाइंग कैपेसिटी बढ़ा है हिंदुस्तानियों का, उसको लेके दुनिया तो नाक रगड़ के आपके पास आएगा, लेकिन आप अपने टर्न पे बुलाइए। ये नहीं कि 100% FDI, डिफेंस में FDI, खुद को बेच देना, पूरी बाजार मजबूरी है आपको रोकना। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के बाद अब हम चर्चा करेंगे बिहार और झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर। ये चर्चा जारी है, आप कहीं जाइएगा नहीं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद वो फिर से जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान सुबोध कांत साहब जी। राष्ट्रीय परिदृश्य पर हमने काफ़ी चर्चा करी, थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं वर्तमान स्थिति जो बिहार में है और झारखंड में है। चुनाव बिल्कुल सर पे है। झारखंड में हम देख रहे हैं महागठबंधन की कवायद झारखंड में भी हुई, नींव रखी गई बिहार में, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस नींव को बिहार में रखा गया था, और शायद इस उम्मीद से ये महागठबंधन अपने पांव पसारेगा, दूसरे राज्यों में जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति हमने देख ली, हरियाणा में इसकी स्थिति बुरी तरीके से हमने देख ली, कहीं दूसरे राज्यों में, किसी दूसरे राज्य में ये बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कितनी उम्मीदें हैं आपको झारखंड में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से राज बना, भाजपा यहाँ घटती गई, जबकि 10 से 12 साल के करीबन राज उन्होंने किया, उनकी गठबंधन ने किया। 28 था, 23 हुआ, 18 हो गए जी। यहाँ
अब मोदी जी के रथ पे सवार होके पहाड़ चलना पा रहे हैं। 81 रथ निकाले हैं उन्होंने। 81 रथ निकाले हैं और ये चाह रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति का एक अलग स्वरूप है। संथाल परगना एक अलग मान्यता है। ये जो पहला फेज अपना पलामू और ये हो रहा उसका अलग है। कोल्हान अलग है तो कोलांचल अलग है, जहाँ धनबाद हजारीबाग का इलाका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई बड़ा चीज होने नहीं जा रहा है। थूक के, चाट के, नाच के, गा के, जैसे जैसे छोट भैया लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया अपना। पहले तो मिशन पता नहीं 64 था कि पता नहीं 81 था। तो ये घट घटा करके इनको अपनी औकात का मिशन 42 रह गया। अब इनको औकात हो गया है कि हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे। आपने अपना मिशन 24 भी नहीं रखा है। हमारा मिशन तो 24 था, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट ही फेज में आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा एक आध दो जीत जाए, कहीं इससे ज्यादा। ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर इसके पीछे कारण क्या आपको लग रहा है? जेएमएम भी आपके साथ नहीं है, जेएमएम अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार झारखंड में। निश्चित तौर पे राजद है, जदयू है, दोनों ही ऐसा प्रतीत हो रहा है झारखंड में बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन हमारा, जैसा मैंने कहा कि हम जेएमएम को भी रखे थे और आज भी जो रखे हुए हैं उनको, वो सिर्फ इसलिए कि आज भी रखे हुए, यानी कि आप मान रहे हैं पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है जेएमएम के साथ। सरकार जब बनी हुई है, अभी चल रही है, तो रखे ही हुए हैं। लेकिन चुनाव हम लोगों ने कहा कि फ्री होके लड़िए। अलायंस नहीं हो पाया, इसके पीछे कारण क्या है? वो नेचुरल होता है, सीट शेयरिंग का मामला था और हम लोगों के यहाँ भी उसकी परेशानी थी। तो जेएमएम को परेशानी तो अब भी है आपके यहाँ। जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि काफी सिरपुटौल है कांग्रेस के अंदर में भी, काफी घमासान मचा हुआ है। घमासान तो हर राजनीतिक कांग्रेस जिन्होंने लाइन लगा करके लोगों को भर्ती किया था भाजपा, उनका देखिए ना, आधा से ज्यादा डिब्बा खाली हो गया। अभी सब लोग छोड़ के उसमें से निकल गए। वो सबसे बुरी हालत में। देखिए चुनाव, भाजपा में परेशानी है, लेकिन आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि परेशानी आपके यहाँ भी लगभग इतना ही। एक आध सीट के बारे में कहीं होता हो, वो न्यूज बड़ा बन जाता है, लेकिन हमने कोई ऐसा भर्ती नहीं किया था। हमारे अपने लोगों के बीच में ही जो थोड़ी बहुत है कि कई महिलाओं को नहीं मिल रहा है तो इनको नहीं मिला, ये सब सारी चीजें जो कितनों परफेक्ट करके चुनाव लड़िए, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ये रहती है, आनाकानी हो सकती है लोगों की। हम ये आपसे समझना चाहते हैं, चुनाव के नतीजे जब सामने आते हैं, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? हम आज के दिन में आपको बता रहे हैं कि जितना भाजपा का कांग्रेस विहीन बात हो रही है, उतना ही हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है कि 12 साल भाजपा और उनके चट्टे बट्टे राज किए, तो कांग्रेस विहीन का कहाँ सवाल है। जिस जेएमएम के का समर्थन आप कर रहे हैं, ये भी भाजपा के साथ थी, यही भी थे, सब लोग इन्हीं लोगों के साथ थे। तो लेकिन अब आपके साथ है। हमने तो कभी सत्ता नहीं संभाली यहाँ 12 साल में। बनाने का काम 14 साल झारखंड सोनिया गांधी ने लिटरली अंगद की तरफ पैर रखा था अपना, तब राज बना था। उस वक्त के समता पार्टी और अकाली दल इसके विरोधी। जेएमएम तो ताल ठोके कह रही है कि हमने झारखंड बनाया है, हम ही जो है इसको संवारेंगे। संवारे, कोई तो आगे बढ़ के संवारे, लेकिन मैं आज के दिन कह रहा हूं कि जो सेकुलर फोर्स को इकट्ठा रखने का दायित्व था, उसमें हमें नफा नुकसान हम नहीं देखते हैं, वो हम सफल हैं। और हम वो तो कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? हम निश्चित सरकार बनाएंगे। देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? मैं जो कह रहा हूं, राजद हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। अगर झारखंड को बचाना है, हम 99% कांग्रेस में अपना वादा पूरा किया। एकमात्र चेहरा जो मैं देख पा रहा हूं, या तमाम मीडिया बात कर रही है, वो चेहरा सुबोध कांत सा है। आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। आप भले ना पाले, नहीं, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं खबरों के बाजार में इस तरह की अटकलबाजी जबरदस्त तरीके से यहाँ जब प्रधानमंत्री को हम पहले नहीं चुनते हैं, तो चुनाव के बाद जो स्वरूप होगा। लेकिन मेरा ये मानना, आप भले ही प्रधानमंत्री को ना चुनते हो, लेकिन ये जरूर है कि आप टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं कि भाजपा अपने सीएम कैंडिडेट को कभी अनाउंस नहीं करती है। तकरीबन हमने देखा है कैसी स्थिति कि आपके साथ जो पार्टियां हैं, जदयू की बात कर ले, राजद की बात कर ले, वो हमेशा यही कहती है, आरोप लगाती है कि 3D चीफ मिनिस्टर्स देती है भाजपा।
3D तो दे ही रही है। इन्होंने तो रिकॉर्ड 3D तो आप भी दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया कि कहां से उठा करके एक ठो कठपुतली बैठा दिया महाराष्ट्र में, हरियाणा में कोई जानता नहीं था वहां बना दिया। तो इनका तो ये तरीका जो है। तो झारखंड में तो सारे लोग आपको जानते नहीं, हैं। झारखंड आपको की- अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो इसमें गलती क्या है? नहीं, प्रोजेक्ट करने का जैसा आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस ने व्यक्ति को नहीं किया था। केंद्र उसके में बाद मंत्रालय आप मनमोहन संभाल सिंह। चुके हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी आपके पास है नहीं? नहीं, झारखंड में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और जो भी हमसे बनता है रचनात्मक आप तैयार हैं या contribution नहीं? है, आप तैयार हैं या हम नहीं? तैयार नहीं है। पार्टी जो फैसला लेती है आपको और मान्य होगा। जेन्युइनली लेती है, मैं आपको बताऊं, वो कहना ये अभी बड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी अतिशयोक्ति होगी। कि मैं आपका प्रधानमंत्री। ध्यान हम दूसरे सवाल पे आकृष्ट करना चाहते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि चर्चा ये आम हुई कि आखिर झारखंड का नेतृत्व कौन प्रदान करे, ट्राइबल या नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर? आपको क्या लगता है सही देखिए, हम नेतृत्व कौन दे सकता तीन है? राज्य- भाजपा में खास तौर से हमने देखा कि जबरदस्त तरीके से इस बात पे चर्चा हुई। 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। आप देखिए, हमने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनाया अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं कि जो रोड मैप बनाया अजीत जोगी ने, आज उसी पे रमन सिंह वाहवाही लूट रहे हैं। हमारे यहाँ नारायण दत्त तिवारी जैसा बड़ा नेता उत्तराखंड को 1 नंबर स्टेट बना दिया था, जो पत्रिकाओं का आकलन होता है उसमें। जी, झारखंड आज 29वां नंबर पे है, तेलंगाना के भी नीचे चले गए हैं हम रेटिंग में। तो यहाँ पर आदिवासी और नॉन आदिवासी का बहस तो चलना ही नहीं चाहिए। यहाँ एक दूरदर्शी, सक्षम, ईमानदार नेता चाहिए। उसका जात और धर्म बेकार पूछना बेकार है। अगर हेमंत वही सोरेन कहते हैं कि यहाँ पर नौकरी मिलेगी तो सिर्फ झारखंडियों को मिलेगी, बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ पर नहीं मिलेगी। हर आदमी लुभाने की बात करता है, लेकिन देश फेडरल स्ट्रक्चर में चल रहा है और झारखंड में उसी का पार्ट है। झारखंड आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बाकायदा हम स्थानीयों को पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए रास्ता बंद नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे। झारखंड का जिस तरीके से शोषण हुआ, सुबोध जी, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ के जो लोगों ने पहला राज बनाया, बाबूलाल मरांडी रहे, 3 बार अर्जुन मुंडा रहे, ये किसके लोग हैं? ये भाजपा को सूट करता था कि यहाँ पे इस तरह के कठपुतली लोग रहें, जिससे कि बड़े घरानों में पूरा झारखंड को बेच दिया, पूरा बेच दिया। अगर आप उठा के देख जाइए तो एक माइंस मिनरल नहीं बचा है जो नहीं बिका हो, और 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ। कोल ब्लॉक का आवंटन मैक्सिमम तो आपके टाइम में हुआ। कोल ब्लॉक का आवंटन ये तो कोयला यहाँ पर बहुत ज्यादा ये 93 से चल रहा है, 93 से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से चल रहा है। और जो वाजपेयी तो बहुत एक ब्रीफ पीरियड के लिए, नहीं, कोल 5 साल वाजपेयी जी पूरा टेन्योर रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, पूरा टेन्योर रहे। और उसी के जमाने में यहाँ बना, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, तो शुरुआत तो वहीं से हुआ। उठ रही है जयंती नटराजन जी पे भी क्या आवंटन को लेकर के किस तरीके से कानून का खुला उल्लंघन जयंती किया गया? नटराजन तो पर्यावरण मंत्री थे, उनसे इनका क्या ताल्लुक है? पर्यावरण के मामलों पर जो क्लियरेंसेस दिए गए, खैर वो हमारी चर्चा का उतना विषय नहीं है। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं एक और अहम मुद्दा, महागठबंधन की नींव हमने चर्चा की, किस तरीके से बिहार में रखी गई। आखिर आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूरी है महागठबंधन की? मजबूरी नहीं है, वैचारिक जरूरी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके लेकिन लालू के साथ गठबंधन किया। देखिए, मैं इसको मामूली बात नहीं समझ सकते हैं। अल्टीमेट लोग लड़ता है कि पद पर बन जाए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उसके बाद लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन। एक म्यान में 2 तलवार, एक म्यान में 3 तलवार हो गया। वहां कांग्रेस भी है, हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है। आप मानते हैं एक म्यान में 3 तलवार रह पाएंगे? इसीलिए मैं मानता हूं कि ये देश अतिवादी नहीं है। आज मध्यमार्गी पार्टियों को अपनी भूमिका निभानी होगी देश के प्रति ईमानदारी से, जिसका शुरुआत बिहार से हुआ है। हम उसी को झारखंड में एक्सटेंड किए हुए हैं, और हम उसी की इस देश में, इस राज्य में झारखंड कितना सेंसिटिव स्टेट है, कम्युनल दृष्टिकोण से और उग्रवादी दृष्टिकोण से। हर को ये सिचुएशन सूट कर रहा है। यहाँ इस राज्य का देखिए, ये देश की इकोनॉमी को कोलैप्स करा देगा अगर झारखंड को समय रहते नहीं संभाला गया। और ये भाजपाई और उनके चट्टे बट्टे ये नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को ये भूमिका निभानी पड़ेगी।
कांग्रेस को तो भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे महागठबंधन के भविष्य को लेकर के। आपने कहा एक म्यान में 3 तलवार जैसी स्थिति है। हरियाणा में हमने देखा कैसी स्थिति हुई। नीतीश कुमार आपके साथ महागठबंधन में भले ही बिहार में हो, लेकिन आपके खिलाफ प्रचार करते नजर आए हरियाणा में। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कोई हमारा गठबंधन नहीं था, कोई गठबंधन। अलग अलग राज्य में आप अलग अलग गठबंधन करेंगे। नहीं, महागठबंधन को ऐसी हरियाणा में हम रूलिंग पार्टी थे, हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं था। गठबंधन महाराष्ट्र में था, शरद पवार, उनको सूट किया कि हम लोग अकेले ज्यादा सीट जीत जाएंगे कि कौन। हम आज मानते हैं। आपको भविष्य क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि बिहार के अलावे भी महागठबंधन अपने पांव पसार पाएगा, इसका उज्जवल भविष्य है? या आपको लगता है कि तमाम, जिस तरीके से थर्ड फ्रंट को हर वक्त ये कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर्स क्लब है और एक नाव में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर की सवारी एक साथ कर रहे हैं, वैसी स्थिति महागठबंधन की भी हो जाएगी? नहीं, मैं समझता हूं जो बिहार और झारखंड का है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस गठबंधन में कांग्रेस बनेगी, नंबर 1 एकदम क्लियर है। और हम जदयू अलग दावेदारी करेगी बिहार में, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो उसका यानी आप ये मान करके बैठे कि महागठबंधन के भविष्य का फैसला इस बात से होगा कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसी का मुख्यमंत्री हो? महागठबंधन जिस उद्देश्य से बना है कि सांप्रदायिक शक्तियों, अतिवादी शक्तियों को रोक करके एक समन्वय का सरकार बने, और ये कोलिशन इरा है, तो हम इस हकीकत से बाज नहीं आ सकते, इसे आंख बंद नहीं कर सकते, इसकी अनदेखी नहीं कर सकते नहीं। और बिहार परिवर्तन आखिर रहेगा कैसे इंटैक्ट? बिहार कोहेसिवनेस है नहीं, आइडियोलॉजी का आपने बैकग्राउंड में रख दिया। 20 साल की दुश्मनी होती है, एक तरफ 17 साल की दोस्ती होती है। मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के साथ जिस तरीके के जदयू के रिश्ते थे, उस रिश्ते के बाद आपने 17 साल की दोस्ती तोड़ दी, और 20 साल जिसको कोस कोस करके आपने गालियां दी, बार बार कहा जंगल राज, फिर बाद में करेक्ट किया आपने, जंगल राज हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा था आतंक राज, उससे आप दोस्ती गांठते हैं। आपको लगता है जनता बहुत बेवकूफ है? देखिए, जो ये सारे इशू हैं उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन देश का मूल चरित्र। नीतीश जी हमको बताइए, आपके महागठबंधन के साथी हैं, जनता को क्या बताएंगे कि नीतीश जी 20 साल तक लालू जी को कोसते आए, अब जनता को क्या कहेंगे? जो कोस रहे थे 20 साल तक, मैंने गलत बोला? नहीं, वो जो भी बोला हो, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, या पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी कुछ होती है जो देश का मूल ढांचा ही नहीं रहेगा तो ये वैचारिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है। और अगर हम देखें कि जनसंघ को याद कीजिए तो आज सोशलिस्ट पार्टी से ज्यादा उसकी भूमिका नजर आएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है ये पॉलिटिक्स के एलिमिनेशन की पार्टी है। अगर आप सूट नहीं करते तो फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वन मैन पार्टी होगी, वन मैन पार्टी, और एक जो है हिटलर शाही वाला दिमाग, ये देश के लिए, बिखराव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भले आपको लगता हो कि इसके कवर में जो है डेवलपमेंट का नारा दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, इस चुनाव में उम्मीदें क्या है कांग्रेस की? हम अपने गठबंधन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रहे हैं, और आपका कांग्रेस के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री आपका ही होगा? मुख्यमंत्री तो का बहस आज के दिन में नहीं है, लेकिन इसके पहले आपने चर्चा में कहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से ही होगा। अगर सिंगल लार्जेस्ट होता नहीं, कौन होगा ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का ही होगा, तभी इस राज्य का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी पुरवैया से बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।